ऐसा सोचते हो कि जैसे हमारे पास बहुत सा पैसा है। क्या तुम ये सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, पर उन शब्दों में जो गुस्सा और गिल्ट का मिक्सचर था, उसका मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। या इसके अपोजिट गिल्ट का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह से दिवालिया है, पर वो अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है, पर उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे पोस्ट में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है और वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस लाइन से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही लाइन अक्सर सुनने को मिल जाया करती थी। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस लाइन से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन झूठी होती है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था कि ये जानती है और ये कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर एक्सरसाइज करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, पर मैं अभी थका हुआ हूं, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूं, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सेफ नहीं है। मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह लाइन दुख से भरी हुई है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद डिप्रेशन पैदा हो जाता है। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से संभावनाओं, एक्साइटमेंट और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसीलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, पर वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। इस लाइन से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे ये कहते थे कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। और ये हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें गोल को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें गोल को हासिल करने के प्रोसेस की नॉलेज दे रहे थे। मेरी समझ से आज प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर गिल्ट से जुड़ रहे हैं। ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में यही थॉट मौजूद रहता है कि आपको ये नहीं मिल सकती, या आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस रेस से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और आइडिया अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख, हम इसे नहीं खरीद सकते, या सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो, या फिर तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते।
और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में गिल्ट भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WII-FM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा मतलब है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? आदमी को बैठकर पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसके लिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने। यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। पर बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। पर वो याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे। गिल्ट लालच से बुरा होता है, क्योंकि गिल्ट के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलेनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी बुराई होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारे एजुकेशन से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय में वो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। दूसरे ने जोड़ा, हाँ मैंने भी ये सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और वहां उसने एक्सरसाइज करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो ऐसे ही करता होगा। ग्रुप के डाउट करने वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा, और इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिएं। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एग्जाम्पल से सीखूं। अमीर डैडी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। आमतौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, पर उन्हें अपने बिल का पेमेंट तो करना ही होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स पे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। और क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे न दूं तो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इंस्पिरेशन, अमीर डैडी ने कहा।
अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स? आपके बजाय आपके क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, मैंने क्लियर ऑप्शन चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा देने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे इनकम के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण ही मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। ने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं।
और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह ऐड देखा है, तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के मारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है, और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा कमाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। 8वां चैप्टर, बाधाओं को पार करना, यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 9 यानी कि 9, शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में कि मैंने किस तरह शुरू किया, मैं डे टू डे के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को बताना चाहता हूं। बड़े डील्स को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप ठान लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के डील्स को खोजने के लिए हमारे में फाइनेंशियल टैलेंट होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारे कल्चर ने हमारे अंदर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस कल्चर ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो एनकरेज किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, पर हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपने फाइनेंशियल फेलियर के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो गवर्नमेंट या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, पर इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में एजुकेट होते हैं। मैसेज ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से वेस्टर्न सोसाइटी के 90% से ज्यादा लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 स्टेप्स दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ वही स्टेप्स बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के स्टेप्स बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 साल के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। और मैं ये कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट बाजार में मैं बाहर जा सकता हूं और 4 या 5 प्रॉमिसिंग डील कर सकता हूं, जबकि एवरेज आदमी बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं।
इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को डेवलप करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको आगे 10 स्टेप्स बता रहा हूं जो भगवान द्वारा दी गई ताकतों को डेवलप करने का प्रोसेस है। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो वे हां कहेंगे। पर फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी रुकावटें भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक यंग औरत से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम तैयार करने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने टेस्ट के रिजल्ट पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी सुपर ह्यूमन एम्बिशन और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूं और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूं। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या गोल हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो ये गहरी इमोशनल इच्छाओं और अरुचियों का कॉम्बिनेशन है। मैं कुछ की लिस्ट बताऊंगा। पहले तो अपनी अरुचियों की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी जॉब सिक्योरिटी और सबब में एक घर में एक एम्प्लॉय नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने बिजी रहते थे कि वो मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और गवर्नमेंट ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिस के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूं। मैं ऐसा अपनी ही जवानी में कर लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए इमोशनल कारण हैं। आपके पास क्या कारण है? अगर वे बहुत ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे निकलने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, पर क्योंकि मेरे पास गहरे इमोशनल कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ चला हूं। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, पर इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आजाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले एक्सपीरियंस मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, पर यह मुश्किल भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या गोल के जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन ऑप्शन चुनता हूं। चॉइस यानी चुनने की ताकत, ये मेन कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। फाइनेंशियल रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आ जाता है तो ये हमारे हाथ में होता है कि भविष्य में अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनने का ऑप्शन चुने। हमारी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे यह फायदा मिला कि मुझे मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का ऑप्शन चुना और मैं जानता था कि मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि एसेट, रियल एसेट को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को एसेट वाला कॉलम विरासत में मिला था, पर उसे इसे बनाए रखना सीखना था।
कई अमीर परिवार अपनी प्रॉपर्टी को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनकी देख रेख के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ज्यादातर लोग अमीर न बनने का ऑप्शन चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूं, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते या संभालती हैं। इन बातों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बोलने वाले से दो चीजें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपका सबसे कीमती एसेट है, और दूसरा एजुकेशन। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। पर यह ऑप्शन हम हर रोज चुनते हैं। यह ऑप्शन कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपने एजुकेशन के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही ऑप्शन चुनने की ताकत है, यानी पावर ऑफ चॉइस। हम सभी के पास चॉइस होती है। मैं अमीर बनने का ऑप्शन चुनता हूं और मैं ये चॉइस रोज करता हूं। पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। असल में आपके पास जो इकलौती असल एसेट है वो है आपका दिमाग, जो आपका सबसे पावरफुल टूल है। जैसा मैंने चॉइस की ताकत के बारे में कहा है, थोड़े बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास ये चॉइस मौजूद होती है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन एमटीवी देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की तलाश में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में भी जा सकते हैं। चॉइस आपकी होती है। ज्यादातर लोग बस इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पर इसके पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए जरा भी पैसे खर्च नहीं करते। मेरी एक दोस्त है जो कि एक अमीर औरत है। अभी हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और वीसीआर ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दें, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग बिजनेस पर किताबें या फिर इन्वेस्टमेंट टेप खरीदते हैं। अब मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनार में जाता हूं। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूं जो कम से कम 2 दिन लंबे हों, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूं। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक आदमी मेरे घर आया। वो 3 दिन के सेमिनार का ऐड कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की टीचिंग मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वो एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम ऐसे 2 सेमिनारों में जाता हूं। मैं ऑडियो टेप भी पसंद करता हूं, कारण कि मैं उन्हें तुरंत पीछे यानी कि रिवाइंड कर सकता हूं। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। हठी और क्रिटिकल, यानी कि जिद्दी और क्रिटिकल होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के पीस को, ऑडियो पीस को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। पर अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। ये जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस की गहराई में मुझे बहुत ज्यादा गहराई और सीख मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं और मेरे पास उसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक आइडिया होने के बजाय 2 आइडिया होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का एक तरीका और जिसे जानना वैल्यूएबल है। आज मैं अक्सर कहता हूं कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस। मेरे पास उनके मेंटल स्ट्रेंथ तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूं। जिद्दी या क्रिटिकल लोग अक्सर कम सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, जो रिस्क उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग किताबें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या जरूरत है? वे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं जिनके सामने अगर कोई
ऐसा नया विचार आ जाए जो उनके सोचने के तरीके से अलग होता है, तो वे बहस करने लगते हैं। इस प्रोसेस में उनकी सो कॉल्ड बुद्धि उनकी जिद के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, पर उनकी बैलेंस शीट अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो इंसान असल में बुद्धिमान होता है वो नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर ये सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों और पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में लॉन्ग टर्म नजरिया रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूं, शेयर बेच सकता हूं, पर मैं एजुकेशन के मामले में दूर की सोच रखता हूं। अगर आप एक एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं तो मैं पहले आपको इसे सीखने की सलाह देना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा शॉक्ड रह जाता हूं जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं पर अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि उनका दिमाग है। सिर्फ 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन जाते। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से मैं नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, पर मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनकी नॉलेज पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। पर मैं आपको एक फर्क बताना चाहूंगा। मैंने ये पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस टॉपिक में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो फाइनेंशियल दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खता या बेईमानी होता है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही एक्सपीरियंस बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे ये पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह से किया है, पर वे उनसे 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, पर वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर इन्वेस्टमेंट की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग नेगेटिव विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का एक पैनल होता है। एक एक्सपर्ट यह कहेगा कि मार्केट धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि मार्केट में उछाल आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या इन्वेस्टमेंट से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं गवर्नमेंट से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक आर्टिकल भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों रिस्की था। मैं सालों से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूं, और वह भी 6% इंटरेस्ट ही ले रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि दौलत बनाने में सबसे मुश्किल चीज यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें।
मार्केट में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर फ्रंट पेज पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए डील की तलाश करें, जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो पॉपुलर नहीं है वो खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक इन्वेस्टर उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलती है, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार इन्वेस्टर उस समय शेयर खरीदते हैं जब वो पॉपुलर नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय प्रॉफिट कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल और इलीगल दोनों तरह की होती है, पर किसी भी तरह से देखें ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी इंफॉर्मेशन रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन की बेसिस पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे इलीगल तरीके से करें, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम रिस्क में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्त इसीलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए पैसे को अक्सर डो भी कहा जाता है। डो यानी कि गुथा हुआ आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है कि आप वो हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे टीचिंग की स्टडी कर लेने के बाद आप अक्सर टीचर बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने स्टडी के टॉपिक को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो है पैसे के लिए काम करो। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और उठकर काम पर जाते हैं। पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका बेसिक फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप काफी नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड की एक क्लास में हिस्सा लिया जिसका टाइटल था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए प्रिंसिपल्स को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में माहिर होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, पर आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का एक्सपर्ट बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई क्लासेस में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी क्लासेस में हिस्सा लिया है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स डील्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी।
और कमोडिटी कॉन्शियस बार्गेन करने वालों के लिए और अराजकतावादियों के लिए ऑर्गेनाइज क्लासेस में भी गया हूं। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस के एक्सपर्ट्स की भीड़ थी। पर मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को खरीदने के तरीकों पर क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूं। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूं उतना कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अक्सर आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये आर्ट अनमोल है। ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में ये बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले सैलरी दें। खुद पर डिसिप्लिन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर डिसिप्लिन की कमी ही है जिससे सैलरी बढ़ने पर लोग तुरंत मार्केट जाकर नई कार खरीद लेते हैं या फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि 10 स्टेप्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सभी स्टेप्स में से इस स्टेप की विशेषता सबसे मुश्किल है। अगर ये आप में पहले से ही मौजूद न हो तो मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि खुद पर डिसिप्लिन की कमी की वजह ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 ग्रुप में बांटता है: अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम होता है और जो फाइनेंशियल प्रेशर को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह लेसन सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होती है। जिन लोगों में टॉलरेट करने की शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मैं जिन बिजनेस क्लास में पढ़ाता हूं, वहां मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर अपना ध्यान फोकस ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर फोकस करें। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मेन मैनेजमेंट स्किल्स हैं। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, पर्सनल समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि ये 3 स्किल्स सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के ही नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपके लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इंसान के रूप में, परिवार के मेंबर के रूप में, बिजनेस में, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, शहर या देश में। ये सभी स्किल्स सेल्फ डिसिप्लिन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें इस प्रिंसिपल को हल्के से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसमें खुद को सबसे पहले पे करें का स्टेटमेंट सबसे पहले आया था। इस बुक की करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, पर हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, पर बहुत ही कम लोग इस सलाह को फॉलो करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नंबर 1 पढ़ने की काबिलियत देती है और नंबर 1 कहानी बता देती है। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत ही देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पे करें के प्रिंसिपल्स का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसे कितना फॉलो करते हैं। एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करेंगे जो खुद को सबसे पहले पे करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज्यादातर लोग नंबर देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट की मदद की जरूरत क्यों होती है।
जो आदमी खुद को सबसे पहले पे करता है, हर महीने अपने मंथली खर्चों को चुकाने से पहले वे अपने एसेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की बुक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले पे करे का प्रिंसिपल समझा है, पर हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में पे करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स को सबसे पहले चुकाने में गंभीरता से विश्वास करते हैं, और मैं ये भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये बुक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। ऐसा आदमी जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में एक्सपेंसेस, टैक्स, किराया, खाना, उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं जिन्हें शुरू में हमारे खुद को सबसे पहले पैसा दे प्रिंसिपल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी महीने आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर डिसिप्लिन की ताकत और सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में जिगरा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे जॉब के पहले महीने में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है कि आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर गवर्नमेंट आपको टैक्स में एग्जम्पशन देती है। पूरी बुक दरअसल इसी बारे में है। आप में कैश फ्लो के खिलाफ जाने का और अमीर बनने का जिगरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, पर जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी इनकम को कम से कम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरी इनकम नेवादा के कॉर्पोरेशन के जरिए मेरे एसेट वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो गवर्नमेंट इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल सबसे आखिर में चुकाता हूं, पर मुझ में इतनी फाइनेंशियल समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर लोन को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं जो 99% लोगों से ज्यादा हैं, पर मैं उन्हें नहीं चुकाता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी लायबिलिटीज को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार या टेनेंट कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने का रूल यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स को सबसे आखिरी में चुकाता हूं, पर मैं सिर्फ कुछ अनइम्पॉर्टेंट बिल्स ही आखिरी के लिए बचा करके रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और गवर्नमेंट को चीखने देता हूं जब वे सख्त होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम सिर्फ प्रेशर में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है, एक, ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने एसेट को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो प्रेशर को बढ़ने दें और अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को खर्च न करें।
उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स को चुकाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा डेवलप होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूं, पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा इनकम हासिल की है, और यह ध्यान रखा है कि मेरे एसेट वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, पर मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है सेविंग्स में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग्स को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल्स चुकाने के लिए। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल लगता है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं हैं, तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर पसंद ना करते हो, तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सेफ म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और एवरेज बने रहने की कसम खाई जाए। पर यह खुद को सबसे पहले पे करें प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है। हम इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको इंफॉर्मेशन तो देगा ही, आपको एजुकेट करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूं। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं, वो मेरे द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन से कमाए गए पैसों से बहुत छोटा हिस्सा होती है। मैं इसे पसंद करता हूं जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा था और तुरंत इसे $25,000 में बेच दिया, ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके मार्केट की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं, और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। उसके बजाय मैं गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं, उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने और अपने करीबी लोगों के साथ रहने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे बहुत मजेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टोरेंट में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% तक टिप देते हैं, और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और असेट वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। ये फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं, पर उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। किसी परियों की कहानी की तरह ही आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं, तो पहले मैं ये पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वो कितना % टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी मैं करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, पर उसका काम यानी कि बिजनेस रियल एस्टेट का है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा सा बिजनेस अकाउंटेंट था, पर उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक बिजनेस को पसंद नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको एजुकेट करने के लिए समय निकालेंगे और वे आपके द्वारा खोजा गया बेस्ट एसेट साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये प्योर और सिंपल सा लॉजिक है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट स्किल्स में से एक लोगों का मैनेजमेंट भी है। कई लोग सिर्फ ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो।
जैसे किसी ऑफिस में जूनियर, कई सेकंड रेट के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, पर वे ये नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली स्किल है किसी टेक्निकल फील्ड में अपने से बेटर और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके पास भी होने चाहिए, और ये फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर बने। ये बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकन इंडियंस के कल्चर और ट्रेडिशन से झटका लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। गोरे लोग इसे तोहफा समझ लेते थे, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि गोरे कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर फ्रेज पैदा हुआ, एक छोटी सी कल्चरल नासमझी के कारण। असेट के कॉलम में दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिश्ड इन्वेस्टर का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर इन्वेस्टर कहेंगे कि आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, कैश पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ठंड के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब मौसमी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया सिर्फ $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं जो हर महीने मेरी इनकम बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वो कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूं। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ चुका है और दूसरे एसेट पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसे एसेट का मालिक बन जाता हूं जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलता है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, पर मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूं जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं। मैं ये कहूंगा कि एवरेज 10 इन्वेस्टमेंट पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, और 2 या 3 में मैं घाटा भी खाता हूं। पर मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग रिस्क से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी सेविंग्स कुछ नहीं से बेहतर ही होती हैं। पर आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, पर आजकल ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरे हर इन्वेस्टमेंट पर एक ना एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। इस टॉपिक पर इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या एसेट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 8, एसेट से लग्जरी की चीजें खरीदी जाती हैं। फोकस करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में उसे अपनी कार चाहिए थी।
बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। ये लड़का अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालकर कैश में कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, पर लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार पाने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वो तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वो दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, पर मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वो अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का इस्तेमाल करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट की जर्नल की मेंबरशिप दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ किताबें भी दिलवाईं। फिर दिक्कत कहां थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, पर वो उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वो इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वो इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वो अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसका नतीजा क्या निकला? वो शुरुआत में किस्मत वाला रहा, पर कुछ दिनों बाद उसने अपने प्रॉफिट की सारी रकम खो दी। तब वो सचमुच इंटरेस्ट लेने लगा। आज चाहे वो $2000 के नुकसान में है, पर उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सारी किताबें पढ़ डाली हैं और ज्यादा किताबों की खोज में लाइब्रेरी भी गया। वो मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सिग्नल्स या इंडिकेटर्स पर नजर रखता है और एमटीवी के बजाय एनबीसी देखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, पर उसकी रुचि आसमान को छू रही है। वो जानता है कि अगर वो इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा। पर उसे इसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा गेम मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वो सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि वो अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वो हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो ये मानता हूं कि उसके एजुकेशन पर खर्च किए गए ये बेस्ट $3000 थे। जो वो सीख रहा है वो जिंदगी भर उसके काम आएगा, और वो पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पे करे वाले सेक्शन में कहा था कि अगर कोई इंसान सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वो कभी अमीर बनने की कोशिश न करे। थ्योरी के हिसाब से एसेट वाले कॉलम से कैश फ्लो डेवलप करने का प्रोसेस आसान नजर आता है, पर इसमें पैसे को दिशा देने की मेंटल सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी अट्रैक्शन और लालच के कारण आज खरीदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा ही उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक ताकत के कारण ही वो पैसा सबसे कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर बह जाता है। ये गरीबी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यहां एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि पैसे से ज्यादा पैसे कमाने की एबिलिटी को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। असल में कई तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसीआर या छुट्टियों के लिए कैश पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। मैं भी हर इंसान की तरह लग्जरी चीजों को पसंद करता हूं। फर्क यह है कि कई लोग इन चीजों को कर्ज लेकर खरीदते हैं। ये पड़ोसियों से मुकाबला करने का जाल है।